नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित फ्रॉम मेट्रो इंस्टीट्यूट नरवाना से। आई होप आप सबकी दिवाली अच्छी रही होगी, आप सब घर पे सेफ़ होंगे, अच्छे से आपने दिवाली को सेलिब्रेट किया होगा। सब कोरोना से दूर रहोगे। आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि अपना इंडिया जो अपना भारत देश है कोरोना की थर्ड स्टेज में एंटर कर चुका है। थर्ड स्टेज बोले तो कि अब तक की सबसे गंदी कंडीशन में इंडिया एंटर कर चुका है। तो घर रहिए, सेफ़ रहिए और लोगों से दूरी बना के रखिए। 2 गज़ की दूरी, मास्क है ज़रूरी। ये सब फॉर्मूले जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी गाइडलाइन है उनको फॉलो कीजिएगा तो बचे रहेंगे। आज हम बात करते हैं अपनी थर्ड चैप्टर के बारे में, क्लिनिक की भूमिका। एक जो क्लिनिक होता है, आप पहले हमने बात की थी हॉस्पिटल की भूमिका क्या होती है, हॉस्पिटल कैसे काम करता है, या जो भी पूरा हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करेंगे क्लिनिक के बारे में। क्लिनिक एक 10x8 का एक रूम होता है, 10x8 का भी होता है, कोई बड़ा भी लंबा भी होता है। मतलब एक सिंगल रूम होता है, उसकी मतलब चौड़ाई लंबाई कितनी भी हो सकती है, लेकिन एक सिंगल रूम होता है जहाँ ओपीडी देखते हैं हम। अब आप बोलोगे कि ओपीडी क्या है। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है जो मैंने हॉस्पिटल के बारे में बताया था, अगर उसमें आपने अच्छे से वो पहले वाली वीडियो देखी तो उसके अंदर एक ओपीडी और आईपीडी 2 वर्ड में बार बार यूज़ कर रहा था। तो जो ओपीडी होती है, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, या आउटडोर जो पेशेंट हम देखते हैं वो क्लिनिक में देखी जाती है। दिन के टाइम पे मोस्टली क्लिनिक सारे रन करते हैं, काम करते हैं। क्लिनिक एक वो जगह है जहाँ कम पैसों में प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलता है। ट्रीटमेंट भी 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी होता है कि किसी भी डिजीज़ को हम फर्स्ट स्टेज में जो प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं वो। सेकेंडरी होता है कि अब भाई प्राइमरी ट्रीटमेंट अब काम नहीं कर रहा, तब हम सेकेंडरी स्टेज में जाते हैं। सेकेंडरी स्टेज के लिए मोस्टली हम हॉस्पिटल को रेफ़र करते हैं, बड़े डॉक्टर्स को जो रेफ़र करते हैं। क्लिनिक में हम प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम जैसे कि अगर कोई भी नॉर्मल जुकाम का आ गया तो हम उसको एंटीबायोटिक दे देंगे, अमोक्सिक्लेव दे देंगे, या पीसीएम दे देंगे उसको, या फिर डिक्लोपैरा दे देंगे। जो भी हम नॉर्मल जो रूटीन में हम मेडिसिन देते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में देते हैं। अगर वो पेशेंट बिगड़ जाता मतलब जुकाम की वजह से उसको चेस्ट में ज़्यादा रुकावट होगी, नाक बिल्कुल रुक गया है और सांस लिया नहीं जा रहा है, या अस्थमा के पेशेंट को जुकाम हो गया है, तो वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट देंगे, उसको हम हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं। हम उसको रेड फ्लैग देंगे। हाँ, रेड फ्लैग मैं आपको बताना भूल गया। जितनी फ्लैग, तीन तरह के फ्लैग होते हैं, तीन नहीं, मोस्टली 5 तरह के फ्लैग्स होते हैं। हम लिखते हैं, हम कार्ड पे फ्लैग दिखाते नहीं हैं, कलर लिख देते हैं। जैसे कि रेड फ्लैग है, अगर कार्ड पे लिख दिया मैंने किसी पेशेंट के कि रेड फ्लैग है, तो रेड फ्लैग का मीन्स है कि जिस भी हॉस्पिटल में वो जा रहा है सबसे गंदी कंडीशन में, इमरजेंसी में, तो डॉक्टर भी समझ जाएगा कि भाई इसको अभी देखना ज़रूरी है। अगर हमने येलो लिख दिया कि मतलब पेशेंट अभी इतना वो नहीं है, मतलब जितनी एमरजेंसी वाली कंडीशन नहीं है बट सीरियस है। ग्रीन फ्लैग की मतलब आप इसको आराम से देख सकते हो। येलो फ्लैग होता है कि साइको पेशेंट है और इसको एक अच्छी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये सारे हम फ्लैग होते हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए हम क्लिनिक से रेफ़र करते हैं हॉस्पिटल की तरफ। जो पहला ट्रीटमेंट होता है क्लिनिक में, क्लिनिक की क्या क्या भूमिका होती है? क्लिनिक की भूमिका होती है जो प्राइमरी ट्रीटमेंट देना, प्राथमिक जो सेवा है वो ग्रामीण इलाकों में मोस्टली क्लिनिक संभाल के बहुत ही अच्छी कहूँगा, बहुत जिम्मेदारी से निभाए जा रहे हैं। जैसे कि गांव में छोटे छोटे गांव हैं जहां सड़कें भी तक नहीं है, गाड़ियां नहीं आ सकती, वहाँ छोटे छोटे क्लिनिक हैं, वहाँ अपनी सेवाएं दे के सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक रोक के रखते हैं पेशेंट को कि नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं। वो वाली जो गट्स हैं उनमें जो फीलिंग है उसकी तरह वो काम करते रहते हैं। और जितनी भी सस्ते इलाज में ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को। तो ये क्लिनिक की मोस्टली भूमिका होती है। जो फील्ड में कार्य करते हैं वो क्लिनिक के वो आरएमपीज़ होते हैं, रजिस्टर जो प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपीज़ बोल देते हैं हम उनको, रूरल एरिया में जो भी काम करते हैं। और जो आपको ये कोर्स करवाया जा रहा है जनरल ड्यूटी एडवांस का, ये वो कोर्स है कि इसमें आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। अब आप बोलोगे प्रैक्टिस करने में कैसे हेल्प करेगा? हेल्प अपने आप ही करेगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अथॉराइज्ड पर्सन बन जाओगे कि भाई इस पर्सन में ये काबिलियत है कि कुछ करने की, और ये जो काम कर रहा है हम उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा?
ये जिम्मेदारी लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। नेशनल डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो NSDC डिपार्टमेंट है वो आपकी जिम्मेदारी लेगा। तो ये 4th चैप्टर था वैल्यू मतलब फंक्शन ऑफ क्लिनिक, या फिर मैं कहूँगा वैल्यू ऑफ क्लिनिक बोल सकते हैं। तो आगे होती है कि भाई अगला चैप्टर है, आज ये 2 छोटे छोटे चैप्टर हैं, 2-3। तो आज मैं आप लोगों को बस ये चैप्टर्स के बारे में ही बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं। अब बात करते हैं क्लिनिक के प्रकार। भाई क्लिनिक कितने प्रकार के होते हैं? क्लिनिक मोस्टली 3 तरह के होते हैं। एक सामान्य क्लिनिक होता है जहां आप मतलब नॉर्मल 1 या 2 बेड का होता है जहां नॉर्मल ट्रीटमेंट हम देते हैं। दूसरा होता है पॉली क्लिनिक जहां पे 1 या 2 पेशेंट को हम रात भर ठहरने का उधर प्रबंध कर सकते हैं। एक होता है अस्थायी क्लिनिक जहाँ मतलब जिसका कोई एक ठिकाना नहीं है, वो इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं और लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो क्लिनिक मतलब भूमिका बताई मैंने आपको, क्लिनिक के प्रकार बताए हैं। अब बात करते हैं कि भाई जिम्मेदारी क्या है एक क्लिनिक चलाने वाले पर्सन की, या मैं अगर प्रैक्टिशनर कहूँ तो उसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ बनती है। सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आपको अच्छे से प्रॉपर नॉलेज हो। अगर आप कोई भी टैबलेट दे रहे हो, सिट्राजिन दे रहे हो, PCM मतलब पैरासीटामोल दे रहे हो, डिक्लोपेरा दे रहे हो, मॉक्सिक्लेव दे रहे हो, जो भी जिस तरह की भी आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, निमोसलाइड यूज़ कर रहे हो, MR यूज़ कर रहे हो, तो उनकी आपको अच्छे से प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप उन मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट को नहीं जानोगे तो आप अच्छा प्रैक्टिशनर नहीं बन सकते। इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स, आप मैंने 2 वर्ड यूज़ किए। इफ़ेक्ट्स होता है कि कौन सी मेडिसिन किस तरह इफ़ेक्ट डाल रही है। भाई हमें जैसे कि पैरासीटामोल मोस्टली बुखार उतारने के लिए हम देते हैं, तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर हमने कोई भी मेडिसिन दे दी, लाइक निमोसलाइड दे दी या मोंटलोकास्ट दे दी, उसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। हर एक मेडिसिन का अपना अपना एक साइड इफ़ेक्ट होता है। जब आप एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी है, अगर उसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सारी जानकारी होगी कि साइड इफ़ेक्ट क्या क्या चीज़ होते हैं। फार्माकोलॉजी में अगर मैं बुक का नाम दूं, आप KDT पढ़ सकते हैं। KDT हम बोलते थे, हमारी जो ग्रेजुएशन थी मेरी उस टाइम पे हम उसको KDT बोलते थे, शॉर्ट टर्म थी। तो KD त्रिपाठी इस बुक का नाम। श्याम बाग एक फार्माकोलॉजी की, वो बुक भी आप पढ़ सकते हो। उसके अंदर सारी मेडिसिन की डिटेल्स होंगी, भाई कौन सी मेडिसिन कैसे काम कर रही है, इसके बाद इसका क्या स्टेप होगा, उसके बाद उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे। तो वो सारी चीज़ें उसमें फार्माकोलॉजी के अंदर आएंगी। तो जो प्रैक्टिशनर है उसकी पहली जिम्मेदारी है कि उसको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि जो वो ट्रीटमेंट कर रहा है। दूसरी उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि उसके दिमाग में टारगेट सेट होना चाहिए। टारगेट मैं बोलूँ तो कि वो अपने टारगेट से भटके ना। अगर लाइक बुखार उतारना है तो बुखार तक ही रहे और बुखार उतारने तक वो टिका रहे वहाँ। अगर एंटी एलर्जिक दी है तो उसकी एलर्जी ख़त्म करनी है, उसको टारगेट क्लियर होना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि पेशेंट को भी बताना अपना, भाई हम क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको पेशेंट को क्लियर करना ज़रूरी है। पेशेंट को हक है अपना, जो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो भी मेडिसिन दे रहे हैं उसके बारे में उसका जानना हक है। तो उसको पेशेंट को भी क्लियर होना चाहिए कि भाई हम ये वाला ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसमें ये चीज़ें आएंगी, ये चीज़ें नहीं आएंगी, उसको सब क्लियर होना चाहिए। अब इन सब चीज़ों के बेनिफिट क्या है? पहली बात है कि अगर आपको नॉलेज है, आप पूरे कॉन्फिडेंस से उधर काम कर सकते हो। आपको मन में कोई हेजिटेशन नहीं होगी, आपके मन में कोई डर नहीं होगा किसी चीज़ का। तो आप अगर प्रॉपर नॉलेज है तो आप उसमें अच्छे से काम कर सकते हो। फिर आता है कि उसका और क्या फ़ायदा है। दूसरा ये फ़ायदा है कि अगर आपके दिमाग में टारगेट क्लियर है और आपके पेशेंट के दिमाग में भी आपने टारगेट क्लियर कर दिया, तो पेशेंट के अंदर एक मतलब बिना कहे एक भरोसा उठता है अपने डॉक्टर के प्रति कि हाँ भाई ये जो मेरे डॉक्टर सामने बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये जो मेरा काम कर रहे हैं, मेरे ऊपर जो मेडिसिन दे रहे हैं या मेरे बोतल चढ़ा रहे हैं, जो भी ग्लूकोज दे रहे हैं, ये मेरे फ़ायदे के लिए दे रहे हैं। उससे जो भरोसा बनेगा पेशेंट टू डॉक्टर, वो भरोसा बनेगा, वो आपके ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। साइकोलॉजी इफेक्ट बोलते हैं हम, जो मतलब कहते हैं ना, कई पेशेंट साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हाँ मैं ठीक होना, वो ठीक भी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन कई पेशेंट क्या होते हैं कि साइकोलॉजी वीक होते हैं, वो तो मतलब बहकी बातें करते रहते हैं, नहीं मैं तो इतने लंबे टाइम से बीमार हूँ,
मैं तो 7-8 साल से धक्के खा रहा हूँ, मेरे को तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं मिला अच्छे से। मतलब उन्होंने एक साइकोलॉजी सेट कर ली अपने माइंड में कि भाई मैं अब ठीक नहीं हो सकता। तो लेकिन आप उसके पेशेंट को सब क्लियर कर दोगे तो उससे आप उसका भरोसा जीत सकोगे। उसके बाद और क्या क्या फ़ायदे हैं एक अच्छे प्रैक्टिशनर की, आप सब जो काम कर रहे हैं उनकी और क्या क्या जिम्मेदारियां बनती है। और जिम्मेदारियां बनती है कि अगर आपको कभी भी याद किया जाता है, कभी भी याद मीन्स कि अगर रात को भी आपको फ़ोन कॉल्स आते हैं तो उनको अटेंड करना और वहाँ जाके अपनी सेवा देना आपका परम धर्म है, आपका परम कर्तव्य है। मैं बोलूँगा कि फ़र्स्ट ड्यूटी है, क्योंकि पेशेंट हमेशा उम्मीद में फ़ोन करता है आपके पास, उम्मीद में फ़ोन करेगा तो आप किसी नहीं मतलब किसी की उम्मीद नहीं तोड़ सकते। और ये प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है कि जहाँ आप फ़र्क इतना होता है कि ज़िंदगी के साथ आप खेल रहे हो, मतलब खेल नहीं रहे, ज़िंदगी बचा भी रहे हो, ज़िंदगी उसका नुकसान भी पहुँचा सकते हैं अगर हम उसकी उम्मीद को तोड़ देते हैं। तो अब बात करते हैं हम हमारे 4th चैप्टर के पुनर्वास के कार्य या पुनर्वास के देखभाल। अब पहले बताता हूँ आपको पुनर्वास होता है क्या। पुनर्वास वहाँ होता है जहाँ पेशेंट को हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। मतलब वो पेशेंट ज़्यादा सीरियस तो नहीं है, बीमार भी नहीं है, बट वो साइकोलॉजी उनकी बन जाती है, या फिर बीमार भी हैं तो उस कंडीशन में नहीं कि उनको हॉस्पिटल में रख सकें। तो इनके लिए हम एक अलग से सेंटर बनाते हैं जिसको आश्रम भी बोल सकते हैं। वृद्धाश्रम एक एग्जांपल है जहाँ मोस्टली वो रहते हैं जहाँ जिनको ज़रूरत है देखभाल की। और आश्रम होते हैं जहाँ मतलब लोगों को रखा जाता है विद उनकी परमिशन। आपको एक कड़वा सच बताता हूँ कि इंडिया के अंदर जितने भी वृद्धाश्रम हैं, जितने भी आश्रम है या वृद्धाश्रम है, वहाँ उस एज के लोगों की जितनी भी सेवा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। सबसे मतलब 200 प्लस कंट्री है, तो इस नाम पे अपना मतलब देश 180 पता नहीं 181वें नंबर पे आता है। ये मतलब हम अपने वृद्धों को बिल्कुल ही भूल चुके हैं। आउट ऑफ कंट्री क्या होता है कि वो अपना रिलेशनशिप ख़त्म तो कर देते हैं, लाइक ठीक है आप अपना लग रही है, मैं अपना लग रहता हूँ, मैं 18 साल का हो गया वो हो गया, बट उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना खर्चा तक देते हैं अपने पेरेंट्स को कि पर मंथ का अब भाई हमारा इतना बन रहा है, या फिर उस ट्रस्ट को पे करते हैं कि भाई हमारे माँ बाप का आप अच्छे से देखभाल रखिए, हम आपको पे करते हैं। इंडिया में नहीं करता है ऐसा कुछ, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। चलो ये अलग बात है, मैं आपको बात बताता हूँ पुनर्वास होता है क्या। इसमें मरीजों को रखा जाता है, डॉक्टर की, नर्स की या फिजियोथेरेपिस्ट की अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, उसकी देखभाल में रखा जाता है इसमें मरीजों को। इसके फ़ायदे क्या क्या। इसके फ़ायदे ये हैं कि पेशेंट की जो मरीज़ की हम पूरी दिनचर्या है उसको बदल सकते हैं या अपने हिसाब से उसको ठीक कर सकते हैं। अगर उसकी गलत है तो उसको हम बताएंगे कि ये सही है या गलत है। हॉस्पिटल में क्या होता है, नॉर्मल ओपीडी में क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास 1 घंटे के लिए आता है, बट वो 23 घंटे अपने घर। अब हमें नहीं पता कि वो 23 घंटे क्या क्या कर रहा है, लेकिन हमें अगर उसको हम अपने ऑब्जर्वेशन में रख लेते हैं तो हम उसके पूरे 24 घंटे का हम चार्ट बना सकते हैं। अब इसने क्या किया, इसने क्या किया, उसके उठने बैठने के तरीके को सुधार सकते हैं, उसके खाने पीने के जो परहेज बता रखेंगे वो ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा है। लाइक हम अगर नॉर्मल हॉस्पिटल में उनको बता देंगे कि भाई इसी चीज़ के परहेज हैं, बट वो घर जाके नहीं कर रहा, तो उसमें हमारा ट्रीटमेंट कभी भी सक्सेस नहीं होगा। मतलब हमें जो टारगेट बनाया है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो पुनर्वास इसलिए भी ज़रूरी है। और नर्सिंग की जो हमें फैसिलिटी है वो सारी मिल जाएंगी, लाइक उनके नहाने का टाइम, उनके धोने का टाइम, उनके वो सारी मेडिसिन ली है नहीं है ली है, वो उनकी बेड की चादरें बदल रहे हैं नहीं बदल रहे हैं, साफ़ सफाई से रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, वो सारी मिल जाती हैं। और अगर फिजियोथेरेपिस्ट में जाओगे आप तो वहाँ हम बोलते हैं रिहैब सेंटर बोलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट में इसको बोला जाता है रिहेबिलिटेशन सेंटर। मतलब हैबिट को री करना, मतलब जो पहले वाली हैबिट थी उसको री कर देना, रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं। वहाँ मोस्टली पैरालिसिस पर्सन को रखा जाता है, लकवे वाले अधरंग वाले पेशेंट को रखा जाता है महीने 2 महीने के लिए, जो भी उनका प्रोटोकॉल होता है। नर्व इंजरी वाले पेशेंट को वहाँ रखा जाता है, मसल्स डिस्ट्रोफी वाले पेशेंट को वहाँ रखा जाता है। वो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं,
पेशेंट को अपने अंडर ऑब्जर्वेशन लेते हैं, दिन भर उनकी पूरी दिनचर्या को रिकॉर्ड करते हैं कि भाई वो उठ कैसे रहे हैं, वज़न कैसे उठा रहे हैं, वो कोई काम ऐसा उनके सोने का तरीका ऐसा गलत तो नहीं है जिसकी वजह से पेन बढ़ रहा है। पैरालिसिस पर्सन में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि पैरालिसिस पर्सन में सारी मसल्स आपकी उसमें चली जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, जॉइंट आपके काम नहीं करते, तो वहाँ उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। बात करते हैं कि हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती है एक पुनर्वास सेंटर में। सबसे पहले जब भी हम पुनर्वास में एंट्री करेंगे तो हमें हमारे माइंड में टारगेट सेट होना चाहिए कि हमने हमेशा पेशेंट को मोटिवेट करना है, क्योंकि वहाँ पेशेंट 24 घंटे आपके ऑब्जर्वेशन में है। अगर आप उनसे हंस के नहीं बोल रहे हैं, उनसे कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहे हैं, तो वो अपने मन में कुछ भी सोच सकते हैं। और अगर आप उनसे थोड़ा सा खुल के बोलेंगे, उनसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से हमेशा बोलेंगे, क्योंकि हम 24 घंटे उनकी दिनचर्या को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो भी अपने को एनालाइज कर रहे हैं कि 24 घंटे ये कैसा कर रहे हैं। अगर आप वहाँ स्मोकिंग कर रहे हैं, आप वहाँ ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पेशेंट आपका नहीं टिक पाएगा। तो इसलिए तो सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी ये बननी चाहिए कि हम अच्छे से हम हमेशा चार्ज अप रहें, कॉन्फिडेंस रहें, और हमारा मोटिवेशन कभी डाउन ना हो, ताकि हम पेशेंट को ये ना बोल सकें कि आप ठीक हो जाओगे। एक गंदी शक्ल के साथ एक अच्छे बिहेवियर भी आपका सही नहीं होगा उस टाइम पे। अगर मोटिवेशन डाउन होगा, आप पेशेंट को बोलोगे हाँ हाँ ठीक हो जाए, ऐसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। उनको हमेशा लाउडली क्लियरली बोलो हाँ जी ठीक हो जाओगे आप, ऐसा आपकी वर्डिंग होनी चाहिए। हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए आप लोगों को। और दूसरी क्या है कि आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं उसी चीज़ के आप पेशेंट लें। लाइक अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के अंडर रहना है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं फिजियोथेरेपिस्ट के इक्विपमेंट चला लूँगा, मैं मसल तो उसके नीचे जाइए। अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास जाऊँगा, वहाँ मैं मेडिसिन का सारा काम संभालूँगा, तो आप वहाँ जाइए। कभी भी वो काम मत करिए जो आपको डाउन करे, मोटिवेशन आपका डाउन करे या आपको समझ में ना आए, क्योंकि वो पेशेंट है, कोई खिलौना नहीं, हमने उसके साथ खेलना नहीं है। तो ये पुनर्वास के कार्य थे। ये मैंने आपको 2 चैप्टर बताए हैं आज, क्लिनिक का स्ट्रक्चर या उसकी देखभाल क्लिनिक पे कैसे होती हैं, और दूसरा है कि पुनर्वास में हम क्या क्या हमारी क्या क्या ड्यूटी होती है, क्लिनिक पे हमारी क्या क्या ड्यूटी होती है। क्लिनिक पे हमेशा ओपीडी देखी जाती है, वहाँ रहने सहने का मोस्टली नहीं होता, लेकिन आज के टाइम पे हम वहाँ 1-2 पेशेंट को रात भर रख सकते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। और उसमें हमारी भूमिका क्या होती है कि हमें हर चीज़ की क्लियर होना चाहिए। हम जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उनके साइड इफ़ेक्ट सब सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। और अगर आप पुनर्वास में हो तो पुनर्वास में आपको उसी पेशेंट के साथ डील करनी है जो आप कॉन्फिडेंस से देख सकते हो। आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मोटिवेशन रहना चाहिए, हमेशा सबसे हंस के बोलो, हम सबको हौसला दो कि हाँ हाँ ठीक हो जाओ। क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस होते हैं, एमडी होते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो बाद में एंट्री करते हैं, वो मतलब सेकेंडरी स्टेज में एंट्री करते हैं। लेकिन आप प्राइमरी स्टेज में कॉन्फिडेंस आप लोग ही बनाते हो पेशेंट का कि हाँ हाँ ठीक हो जाओगे। अगर ये जो लैंग्वेज है ना, तीन वर्ड है, हाँ हाँ ठीक हो जाओगे, ये पेशेंट की ज़िंदगी बदल देते हैं। हाँ, पेशेंट सोचता है हाँ साहब मैं सच में ठीक हो जाऊँगा। तो ये सब सारी चीज़ें आप लैंग्वेज में अपनी बिहेवियर में बदलें, और हमेशा खुल के रहें, थोड़ा सा खुल के काम करें, आज़ादी के साथ काम करें। मेट्रो इंस्टीट्यूट, एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ आपके साथ खड़ा है, खुल के प्रैक्टिस कीजिए और अपने हुनर को रोकिए मत, अपने हुनर को आगे लेके आइए। और कोरोना चल रहा है, इसमें थोड़ा सा सेफ रहिए तो बढ़िया रहेगा। और आपको एक पर्सनल सजेशन दूं कि अगर किसी भी वीडियो में कोई भी लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करिए मेरे पास। अभी तक किसी भी स्टूडेंट मैं स्टूडेंट ही बोलूँगा, किसी भी स्टूडेंट की अभी भी कोई क्वेरी नहीं आई। मुझे नहीं पता आप लोग ये वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो, बट मेट्रो इंस्टीट्यूट अपना काम कर रहा है। तो घर रह के जो हम जितने एफ़र्ट्स कर रहे हैं, सुनील सर, दिनेश सर, मैं जितने भी एफ़र्ट्स कर रहे हैं, प्लीज़ उनको खाली मत जाने दीजिए। पूरी वीडियो को देखिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए भाई, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उनको नोट करो। एग्ज़ाम्स भी तो क्लियर करना है ना हमने, ऐसा नहीं है कि आप मतलब ठीक है सुन लिया वीडियो देख लेनी। भाई एक नोट्स बनाइए, स्टूडेंट बन जाइए। जब तक आप सीखोगे नहीं, मतलब लर्निंग की जो आदत है वो कब आती है, जब सीखा तभी जाता है जब आप सुनोगे कब, जब आपके अंदर लगन होगी। तो सुनना शुरू कर दीजिए, सीखना शुरू कर दीजिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। छोटा सा जो एक दिन का बच्चा भी कुछ ना कुछ सीखता है, और 90 साल का बूढ़ा भी कुछ ना कुछ सीखता है। तो सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती, सीखते रहिए। सीखना ज़रूरी है ज़िंदगी में।
अगर आप चाहते हो कि भाई मैं प्रोग्रेस करूं, मैं अपने बिज़नेस को या जो भी कहीं कहीं भी हो आप, चाहे अपनी रिश्तेदारी में हो चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में हो, कि वहाँ मैं प्रोग्रेस करूं। प्रोग्रेस करने का एक ही रूल है कि सीखना कभी मत बंद करें, हमेशा सीखने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं से जितना सीखते जाओगे उतना प्रोग्रेस करते रहोगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेट्रो इंस्टीट्यूट शुभकामनाएं देता है आपको आपके उज्जवल भविष्य की, और कामना करता है कि आप घर रहेंगे, सेफ रहेंगे और खुल के जिएंगे, खुल के काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों।